ओके स्टूडेंट, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे जीन या डीएनए ट्रांसफ़र इन होस्ट सेल। यानी जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया है, उसको होस्ट सेल में अपने को ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो जीन को होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करने के हमारे पास 3 मेथड है। ठीक है बच्चों, केमिकल मेथड, फिजिकल मेथड और बायोलॉजिकल मेथड। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चों, तो केमिकल मेथड में कई सारे मेथड है, लेकिन मेनली 2 मेथड आप ज़्यादा नाम सुनेंगे। एक है कैल्शियम क्लोराइड मेथड और एक है लिपोसोम मीडिएटेड डीएनए ट्रांसफ़र। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में जो डिस्कशन किया गया है वो कैल्शियम क्लोराइड मेथड का किया गया है, तो अपन इसको यहाँ पे डिटेल में लेंगे। राइट, फिजिकल मेथड के अंदर है बच्चों माइक्रो इंजेक्शन, मैक्रो इंजेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन और बायोलिस्टिक गन मेथड। इज दैट क्लियर? इसमें आपके सिलेबस में जो जिक्र किया गया है जिन मेथड्स को, उनमें आता है एक तो माइक्रो इंजेक्शन और एक बायोलिस्टिक गन। ठीक है, तो इनका अपन देखेंगे। राइट, बायोलॉजिकल मेथड जो है बच्चों, इस बायोलॉजिकल मेथड में डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर को अपने को यूज़ करना है। ये मैं आपको बात पहले भी प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूँ, ये मैं आपको अभी क्लियर करा देता हूँ। देखो इसमें अपन क्या करते हैं, मैंने ऑलवेज आपको कहा था ना, वेक्टर ऑलवेज सेलेक्ट फ्रॉम पैथोजन, है ना। तो इसमें अपने क्या करते हैं, जैसे एग्रोबैक्टीरियम जो है ना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिन्स, ट्यूमीफेसिन्स, तो ये बैक्टीरिया यूज़ करते हैं बेटा अपन प्लांट्स के लिए। ठीक है, इस बैक्टीरिया का टीआई प्लाज्मिड यूज़ किया जाता है। इज दैट क्लियर? और मैंने कहा था ना कि इस टीआई प्लाज्मिड में एक डीएनए होता है जिसका नाम क्या है, टी डीएनए, है ना। तो टी डीएनए क्या कॉज करता है, ट्यूमर कॉज करता है। तो अपन क्या करेंगे बेटा, इसको डिसआर्म्ड फॉर्म में यूज़ करेंगे, यानी टी डीएनए को कट कर देंगे। ठीक है ना, और इसके बाद इस वेक्टर को यूज़ करेंगे। करेक्ट, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ये बात आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताई है। जैसे कि मान लो ये टीआई प्लाज्मिड है और इसका ये टी डीएनए है ना। तो यहाँ से टी डीएनए को कट कर दिया जाएगा बेटा और इसकी जगह जीन इंसर्ट किया जाएगा। राइट, यानी टी डीएनए को यहाँ से अपने कट कर देंगे। ठीक है, और इसकी जगह अपना डिजायर जीन इंसर्ट कर देंगे। ठीक है ना, करेक्ट। तो इस तरह के जो वेक्टर होते हैं बेटा, इनको कहते हैं डिसआर्म्ड। क्या कहते हैं, डिसआर्म्ड। यहां पर हमने जीन इंसर्ट कर दिया। ठीक है ना बेटा, तो डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर को इसमें यूज किया जाता है। और प्लांट्स के लिए क्या यूज किया जा रहा है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिन्स। राइट, अब ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिन्स है बेटा, ये मेनली डाइकोट प्लांट के लिए यूज किया जाता है। ये डाइकोट प्लांट के लिए पैथोजन का रोल प्ले करता है बेटा। ठीक है, तो इसको किसके लिए यूज किया जा रहा है, डाइकोट प्लांट के लिए। अब देखो इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है मेडिकल एग्जाम में, या पूछा गया है कि जब डाइकोट प्लांट के लिए हमारे पास जीन ट्रांसफर करने के लिए बैक्टीरिया अवेलेबल है, तो क्यों नहीं आज तक सारे डाइकोट प्लांट जेनेटिक मॉडिफाइड कर लिए गए। तो ये बेटा मोस्ट ऑफ डाइकोट प्लांट के लिए यूज किया जा सकता है, ना कि सभी डाइकोट प्लांट के लिए, है ना। नॉट फॉर ऑल डाइकोट प्लांट, नॉट फॉर ऑल डाइकोट प्लांट। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये पैथोजन तो है, लेकिन मोस्ट ऑफ डाइकोट के लिए है, ना कि सभी डाइकोट प्लांट के लिए है। इसीलिए सभी डाइकोट प्लांट आज तक जेनेटिक मॉडिफाइड नहीं हो पाए। इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। एक इसमें और क्वेश्चन आता है, उसको भी आप ध्यान से देखना थोड़ा, कि जो मोनोकोट प्लांट है, ये जो मोनोकोट प्लांट है, इनमें मोस्टली डायरेक्ट जीन ट्रांसफर किया जाता है। डायरेक्ट जीन ट्रांसफर का मतलब विदाउट वेक्टर, है ना। तो इनमें डायरेक्ट जीन ट्रांसफर किया जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। इज दैट क्लियर? तो मोनोकोट प्लांट में ज़्यादातर डायरेक्ट जीन ट्रांसफर किया जाता है। इज दैट क्लियर?
तो एग्रोबैक्टीरियम को प्लांट का जेनेटिक इंजीनियर कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, है ना। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में या प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो जेनेटिक इंजीनियर कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? एग्रोबैक्टीरियम को कहा जाता है। इसी तरह बच्चों ये तो हुआ बात आपका प्लांट्स के लिए वेक्टर मैंने आपको बताया है, ठीक है। और अगर बच्चों हमसे एनिमल के रिगार्डिंग पूछे तो एनिमल में बेटा हम रेट्रोवायरस को यूज कर सकते हैं। किसको यूज कर सकते हैं? रेट्रोवायरस को। तो ये भी ट्यूमर कॉज करता है बेटा, कार्सिनोजेन है, यानी ये ट्यूमर कॉज करता है। तो इसको भी बेटा हम डिसआर्म्ड फॉर्म में इसका यूज करेंगे। किस फॉर्म में यूज करेंगे इसका? डिसआर्म्ड समझ गए ना, इसका डिसआर्म्ड फॉर्म यूज करेंगे अपन, ठीक है। यानी इसका डिजीज करने वाला पार्ट अपन कट करेंगे और उसकी जगह जीन इंसर्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये आपका बायोलॉजिकल मेथड है और एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल, एक रेट्रोवायरस का और एक एग्रोबैक्टीरियम का। तो बायोलॉजिकल मेथड तो आपका क्लियर हो गया है बेटा, ठीक है। इसको तो अपन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपन केमिकल मेथड, ठीक है। और केमिकल मेथड के अंदर जो आपके सिलेबस में दे रखा है वो है कैल्शियम क्लोराइड मेथड। कैल्शियम क्लोराइड मेथड तो ये पूरा मैं एनसीईआरटी बेस्ड आपको समझा रहा हूँ। देखो इसके बाद आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो बच्चों सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, सीएम जो है, सीएम पे चार्ज क्या है? नेगेटिव है। इज दैट क्लियर? और जो डीएनए है उस पे चार्ज भी क्या है? नेगेटिव है। करेक्ट। तो क्या डीएनए को सेल मेम्ब्रेन अलाउ करेगी अंदर? नहीं करेगी, क्योंकि रिपेल होंगे एक दो, है ना। तो बेटा एक तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो डीएनए के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है ना, सेल कॉम्पिटेंट नहीं है डीएनए के लिए। तो डीएनए पर एक नेगेटिव चार्ज है, प्लस डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। क्या है? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। तो नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, तो इसके लिए सेल कॉम्पिटेंट नहीं है, सेल नॉट कॉम्पिटेंट, वो कॉम्पिटेंट नहीं है बेटा, है ना। वो इसको अलाउ नहीं करेगी अंदर, समझ गए ना बात। तो डीएनए अंदर अलाउ नहीं होगा। तो सबसे पहले तो बच्चे अपने को सेल को या सेल मेम्ब्रेन को कॉम्पिटेंट बनाना है। किसके लिए? डीएनए के लिए, कि वो इसकी जो लिपिड बाइलेयर है वो इसको अलाउ करे, अंदर इसको आने दे, है ना। तो इसके लिए अपने जो कैल्शियम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, कैल्शियम बाइकेटाइन है ना। तो कैल्शियम यूज कर सकते हो, मैग्नीशियम यूज कर सकते हो, ये बाइकेटाइन है ना। तो ये एक तो लिंकर का रोल प्ले करते हैं। किसका रोल प्ले करते हैं? लिंकर। दूसरी बात कि ये क्या बनाएंगे? ये कॉम्पिटेंट बनाएंगे किसको बेटा? सेल को। कॉम्पिटेंट बनाएंगे किसको बेटा? होस्ट सेल को। तो इसीलिए अपन यहाँ पर कैल्शियम को यूज कर रहे हैं, राइट। क्लियर हुआ? तो ये कैल्शियम जब डीएनए के साथ बाइंड होगा तो फिर जो है वो डीएनए को सेल क्या कर देगी? अलाउ कर देगी। यानी अगर कैल्शियम के साथ कौन है बच्चे? डीएनए है। तो इस कॉम्बिनेशन को ये जो सेल है वो अंदर अलाउ कर देगी। करेक्ट। तो इसीलिए अपन जो है वो कैल्शियम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब करना क्या है? देखो करना ये है हमें बच्चों कि देखो अपने क्या करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड प्लस डीएनए, ठीक है, और फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन लेंगे अपन, ठीक है ना, फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन। ये जब बच्चों अपन कॉम्बिनेशन लेंगे, क्या क्या लिया हमने? कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन, डीएनए और फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन में क्या होगा बेटा कि जो डीएनए है उसका प्रेसिपिटेट हमें मिलेगा, डीएनए का प्रेसिपिटेट मिलेगा अपने को। इज दैट क्लियर? अब जो ये डीएनए प्रेसिपिटेट है इसके साथ कैल्शियम है और ये जो क्लोराइड है वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, राइट। तो जो डीएनए प्रेसिपिटेट है इसको अपन सेल मिक्स के साथ, जो सेल का कल्चर है, ठीक है, उसके साथ अपन अलाउ करेंगे इसको। यानी सेल जो कल्चर कर रही है या सेल को हम कल्चर कराएंगे डीएनए प्रेसिपिटेट और कैल्शियम के साथ। क्लियर?
सुन रहे हो मेरी बात अच्छे से? यानी इनको अपन एक साथ ग्रो कराएंगे। पहले हम इस कल्चर को अलाउ करेंगे यानी रखेंगे, ठीक है ना, आइस ट्रीटमेंट पर। किस पर रखेंगे? आइस ट्रीटमेंट, यानी लो टेम्परेचर पर रखेंगे, ठीक है। और फिर अपने को आइस ट्रीटमेंट के बाद हम इसे लगभग 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अलाउ करेंगे, ठीक है। एंड देन बैक टू आइस ट्रीटमेंट, और अब वापस अपने इसको बैक टू आइस ट्रीटमेंट, उसके जस्ट बाद अपन इसको वापस लो टेम्परेचर देंगे, ठीक है। अब देखो इस चीज़ का, ये जब प्रोसेस हम करेंगे तो इससे क्या होगा बेटा कि डीएनए जो है वो एंटर हो जाएगा किसके अंदर? सेल के अंदर। क्लियर? अब क्या हुआ बेटा कि जब हमने इसको टेम्परेचर चेंज किया, हमने पहले आइस दिया, उसके बाद अपने 42 डिग्री सेल्सियस दिया, उसके बाद फिर आइस दिया, तो जो अपन टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं? टेम्परेचर जो चेंज कर रहे हैं, इससे क्या होगा बेटा? सेल मेम्ब्रेन की, सीएम की जो परमिएबिलिटी है, क्या है बेटा? परमिएबिलिटी है, वो इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज होगी। करेक्ट? तो टेम्परेचर चेंज का कॉन्सेप्ट का आपको क्लियर हो गया कि इससे सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी। दूसरी बात कि जो कैल्शियम लिया है वो क्या बनाएगा? ये क्या करेगा? सेल को कॉम्पिटेंट बनाएगा। हेल्प इन कॉम्पिटेंट, ठीक है ना, ये सेल को कॉम्पिटेंट बनाएगा, ठीक है ना, कॉम्पिटेंट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। इससे सेल क्या होगी? कॉम्पिटेंट हो जाएगी डीएनए के लिए, और प्लस ये लिंकर का भी काम कर रहा है, ठीक है ना। तो बात समझ आ गई एकदम अच्छे से? ठीक है, तो ये आपका जो है एनसीईआरटी में मेथड दे रखा है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, ओके। इसके बाद बच्चों अपने बात करते हैं फिजिकल मेथड की। तो फिजिकल मेथड के अंदर क्या है बेटा कि मैंने आपको अभी बताया कि आपके सिलेबस में जो है एक तो माइक्रो इंजेक्शन के बारे में, हालांकि नाम ही दे रखा है, लेकिन चलो अपन उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर लेंगे। तो एक मेथड दे रखा है माइक्रो इंजेक्शन मेथड। तो जो ये माइक्रो इंजेक्शन मेथड है, इसमें क्या है बेटा? बहुत सिंपल है ये। देखो इसमें क्या है, ग्लास मेड जो है अपरेटस होता है, ठीक है ना। तो एक नीडल होती है ग्लास की बनी हुई, और एक पिपेट है। क्या है बेटा? पिपेट, ठीक है। तो वही इंजेक्शन लाइक है ये बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये अपरेटस है ग्लास मेड जिसमें नीडल है, पिपेट है, ठीक है, और माइक्रोस्कोप की हेल्प से अपन, ठीक है। अब ये जो इंजेक्शन है माइक्रो इंजेक्शन, इसमें डीएनए सैंपल अपन लोड करेंगे। क्या इसमें लोड कर लेंगे अपन? डीएनए सैंपल, ठीक है, इसमें डीएनए सैंपल लोड कर लेंगे, राइट। और इससे माइक्रो इंजेक्शन से अपन क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपन किसमें? सेल के अंदर डीएनए ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपन सेल में या सेल के न्यूक्लियस में। इज दैट क्लियर? समझ गए हो? ग्लास मेड अपरेटस है जिसमें नीडल होती है, पिपेट होती है, बिल्कुल इंजेक्शन लाइक है ये, और इसमें डीएनए सैंपल को लोड करके डायरेक्ट अपन सेल या न्यूक्लियस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेथड है बच्चों, इस मेथड की लिमिटेशन है कि जो ये माइक्रो इंजेक्शन मेथड है, ये मेथड एनिमल सेल के लिए सूटेबल है बेटा। किसके लिए है? एनिमल सेल के लिए, है ना। तो ये जो मेथड, और या फिर एम्ब्रियोनिक सेल अगर अपन लें तो एम्ब्रियोनिक प्लांट सेल के लिए भी अपन इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो माइक्रो इंजेक्शन मेथड है, इसकी एक कमी है या इसकी जो लिमिटेशन है वो क्या है कि ये नॉट सूटेबल फॉर प्लांट सेल, यानी ये प्लांट सेल के लिए सूटेबल नहीं है। ये क्वेश्चन आया है बेटा, एक बार ध्यान रखना, नॉट सूटेबल फॉर प्लांट सेल। अब प्लांट सेल के लिए सूटेबल क्यों नहीं है? क्योंकि प्लांट सेल जो होती है बेटा, उस पर हार्ड सेल वॉल होती है, ठीक है। एनिमल में तो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है ना, तो हार्ड सेल वॉल प्रेजेंट है बेटा, इसीलिए इससे डीएनए ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम होती है। इज दैट क्लियर? हाँ, लेकिन अगर मेरिस्टेमेटिक सेल है या एम्ब्रियोनिक सेल है तो इसमें तो प्राइमरी सेल वॉल होती है। तो प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है बेटा? हार्ड नहीं होती है ना, ज़्यादा हार्ड स्ट्रक्चर नहीं होती। तो इसको इसमें तो किया जा सकता है,
लेकिन नॉर्मल जो कोई सेल है उसके लिए, प्लांट सेल है तो उसके लिए ये मेथड सूटेबल नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी सेल वो होगी जो हार्ड होगी नेचर में, है ना, तो उसमें डीएनए ट्रांसफ़र करने में प्रॉब्लम आती है। कुल मिला के ले दे के बात यही है बेटा कि माइक्रो इंजेक्शन सूटेबल फॉर एनिमल सेल, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब हमारे सामने एक चैलेंज ये हो गया कि भाई प्लांट के लिए हमारे पास सूटेबल मेथड नहीं है ना, एनिमल सेल के लिए तो माइक्रो इंजेक्शन हो गया, तो प्लांट के लिए जो है वो अपने सूटेबल मेथड अवेलेबल नहीं है, इसलिए फिर एक नया मेथड जो है वो आज आपको बता रहे हैं, बायोलिस्टिक गन मेथड, है ना। तो ये मेथड जो है वो स्पेशली डिजाइन है फॉर प्लांट सेल, इससे जीन ट्रांसफर किया जाएगा किसमें, प्लांट में। लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये प्लांट के लिए यूज हो रहा है, लेकिन अब प्लांट के लिए इसे डिज़ाइन किया गया था यूज़, तो इसको एनिमल सेल के लिए भी कर सकते हैं अपन, है ना। लेकिन प्लांट सेल के लिए हमारे पास कोई सूटेबल मेथड नहीं लगा, इसलिए ये अपन बताते हैं कि बायोलिस्टिक गन मेथड स्पेशली डिज़ाइन फॉर प्लांट सेल, है ना। तो इसमें क्या किया जाता है बेटा कि देखो ये गन वाली बात है, इसमें क्या करते हैं अपन कि जो जीन है ना, या जो डीएनए है, ठीक है, इसके माइक्रो पार्टिकल होते हैं बेटा, क्या होते हैं, माइक्रो पार्टिकल, यानी बहुत छोटे साइज़ के पार्टिकल होते हैं, ठीक है ना, लगभग 1 mm साइज़ के पार्टिकल होते हैं, ठीक है। इनकी अपन बॉम्बार्डनेस कराते हैं बेटा, क्या कराते हैं, बॉम्बार्डनेस, ठीक है ना, टारगेट सेल पर, किस पर, टारगेट सेल पर, है ना, एकदम बौछार करवाते हैं इनकी टारगेट सेल पर, तो फिर इससे डीएनए जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है सेल या सेल के न्यूक्लियस में। बात समझ आ गई एकदम अच्छे से, कोई डाउट बेटा किसी तरह का, ओके। अब चलो आपको इसको और अच्छे से बताते हैं अपने, ठीक है। इसको देखो डायग्राम से समझिए आप कि ये इस तरह से होता है, मैं रफ लीनियर डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से देखो बेटा, इसमें ये हीलियम गैस सिलेंडर है, ठीक है, रफ डायग्राम बना रहा हूँ मैं एकदम अच्छे से। देखो ये गैस सिलेंडर होता है इसमें, ठीक है, इसमें हीलियम गैस भरी रहती है बेटा, कौन सी गैस भरी रहती है, हीलियम, हीलियम गैस है। और इस हीलियम गैस का प्रेशर जो हो सकता है बेटा वो 400 से 1300 पाउंड इंच स्क्वायर, ठीक है ना। तो इतना जो है हीलियम गैस का प्रेशर इसके अंदर होता है, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या होता है बेटा, यहां पर एक डिस्क लगी होती है जिसको बोलते हैं रप्चर डिस्क, क्या बोलते हैं बेटा, रप्चर डिस्क, रप्चर डिस्क, ठीक है। ये इसमें रप्चर डिस्क लगी होती है, और इसके बाद बेटा यहाँ पर, इसी डायग्राम को देखो आगे बढ़ाते हैं अपन, यहाँ पर प्लास्टिक की माइक्रो कैरियर प्लेट होती है, यहाँ पर इसको बोलते हैं प्लास्टिक मेम्ब्रेन है ये बेटा, तो ये एक प्लास्टिक मेम्ब्रेन है, तो इसको माइक्रो कैरियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइक्रो कैरियर, ठीक है। और ये जो माइक्रो कैरियर प्लेट है प्लास्टिक की मेम्ब्रेन जो है, इस पर टंगस्टन या गोल्ड कोटेड पार्टिकल होते हैं, डीएनए पार्टिकल, ये यहाँ पर लगे होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, यहाँ पर हमारे पास ये है आपके गोल्ड या टंगस्टन कोटेड डीएनए पार्टिकल, डीएनए पार्टिकल, ठीक है। और जिनका साइज मैंने बताया था ना कितना है, 1 mm। आप देखो बेटा इसमें गोल्ड को प्रेफर किया जाएगा, गोल्ड ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज कंपेयर टंगस्टन, ठीक है। क्या यूज़ करना है, गोल्ड, क्योंकि टंगस्टन का कई बार टॉक्सिक इफेक्ट भी आ जाता है,
ठीक है ना, इसलिए ये ज़्यादा सूटेबल नहीं है, मोस्ट वाइडली यूज़ नहीं होता, नॉट सूटेबल, नॉट आइडियल बोलिए आप, आइडियल नहीं है। तो आइडियल क्या है बेटा, गोल्ड, गोल्ड को मोस्टली यूज़ किया जाता है, इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, बात समझ आ गई एकदम अच्छे से। अब देखो बेटा इसके बाद में यहाँ पर टारगेट सेल है, ये न्यूक्लियस है सेल का, तो ये क्या है बेटा, टारगेट सेल है। ठीक है ना, तो इसमें हमें डीएनए ट्रांसफ़र करना है। तो ये जो माइक्रो प्लेट है, ये जो प्लास्टिक की मेम्ब्रेन है, इसके और इसके बीच में लगभग 6 to 9 सेंटीमीटर का गैप होता है। ठीक है, क्लियर। तो अब क्या होगा, देखो बेटा इस पूरी प्रोसेस को आप ध्यान से समझना। होगा ये बेटा कि हीलियम गैस के प्रेशर से, ठीक है, इस गैस का प्रेशर होगा, इससे रप्चर डिस्क ब्रेक होगी। क्या ब्रेक होगी बेटा, रप्चर डिस्क ब्रेक होगी। तो रप्चर डिस्क जब ब्रेक होगी तो इससे वेव्स निकलेगी। तो रप्चर डिस्क क्या हो जाएगी बेटा, ब्रेक हो जाएगी। ठीक है ना, और रप्चर डिस्क को ब्रेक कौन करेगा, हीलियम गैस का प्रेशर। तो हीलियम गैस के प्रेशर से रप्चर डिस्क क्या हो रही है बेटा, ब्रेक हो रही है, और इसके ब्रेक होने से ये वेव्स निकलेगी, ये वेव्स निकलेगी। इस वेव से बेटा ये जो प्लास्टिक, अच्छा हाँ एक और बताता हूँ, यहाँ पर बीच में स्टॉपिंग स्क्रीन लगी होती है, ये जो बीच में है ये भी मैं बता देता हूँ, ये स्टॉपिंग स्क्रीन होती है, स्टॉपिंग स्क्रीन या बैरियर बोलेंगे अपन इसे। तो जब रप्चर डिस्क ब्रेक होगी तो इसका प्रेशर पड़ेगा बेटा इस माइक्रो कैरियर प्लेट पर। तो अब इससे क्या होगा बेटा, ये जो डीएनए पार्टिकल है, ये जो प्लेट है ये आगे खिसकेगी, ये यूं आएगी, ठीक है, नीचे आएगी। तो क्या होगा, जो स्टॉपिंग स्क्रीन होगी बेटा, ये क्या करेगी, माइक्रो कैरियर को रोक लेगी, माइक्रो कैरियर को ये अलाउ नहीं करेगी, नॉट अलाउ, इसको अलाउ नहीं करेगी, है ना। और इससे क्या पास हो जाएंगे, जो गोल्ड कोटेड या टंगस्टन कोटेड पार्टिकल जो हैं, कोटेड जो पार्टिकल हैं हमारे डीएनए पार्टिकल हैं, ठीक है ना, वो अलाउ हो जाएंगे, यानी वो इसको क्रॉस कर जाएंगे, उनको ये अलाउ करेगी। बात समझ आ गई एकदम अच्छे से। तो बेटा क्या होगा कि स्टॉपिंग स्क्रीन समझ गए ना, कि ये कैरियर को रोक लेगी और डीएनए को अलाउ कर देगी। तो अब जो ये हमारा डीएनए है उनकी एकदम से बेटा यहाँ बॉम्बार्डनेस होगी, यानी बौछार होगी सेल के ऊपर, और इससे डीएनए जो है वो अंदर एंटर कर जाएंगे। हो सकता है कुछ डीएनए न्यूक्लियस में एंटर कर जाएं, और हो सकता है साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाएं। बताओ समझ आया एकदम अच्छे से। तो ये है बायोलिस्टिक गन मेथड। एक बार फिर से समझ लीजिए कि हीलियम गैस का जो प्रेशर होगा, हीलियम गैस के प्रेशर से रप्चर डिस्क ब्रेक होगी, रप्चर डिस्क ब्रेक होगी तो वेव्स निकलेगी, वो वेव जो होती है वो माइक्रो कैरियर प्लेट को धकेलेगी आगे। नीचे स्टॉपिंग स्क्रीन लगी हुई है, वो माइक्रो कैरियर को नहीं जाने देगी, लेकिन डीएनए के जो पार्टिकल है उनको अलाउ कर देगी, और वो फिर टारगेट सेल में उनकी बॉम्बार्डनेस होगी, बौछार होगी, तो वो एक हाई प्रेशर के कारण सेल के अंदर एंटर कर जाएंगे। ठीक है ना। तो ये बायोलिस्टिक गन मेथड आपका जो है बेटा सूटेबल फॉर प्लांट सेल। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। अब इसके बाद क्या है बेटा कि एक और जो है मेथड का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको, इलेक्ट्रोपोरेशन। ठीक है, तो हालांकि आपके ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ। देखो, इलेक्ट्रोपोरेशन का, इस मेथड का प्रिंसिपल बहुत सिंपल है कि हम इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पल्स देते हैं सेल को, ठीक है ना, शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है ना, माइक्रो या मिली सेकेंड के लिए अपन ये इलेक्ट्रिक पल्स सेल को देते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पल्स किसको दिया हमने, सेल को दिया। तो इससे क्या होगा बेटा कि जो सेल मेम्ब्रेन है, इस पर क्या होंगे बेटा, टेम्परेरी जो है पोर बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा, पोर डेवलप हो जाएंगे। सेल मेम्ब्रेन की जो लिपिड बाई लेयर है, इसके ऊपर जो लिपिड की बाई लेयर होती है, ठीक है, उस पर पोर बन जाएंगे। ठीक है ना, और जो पोर बनेंगे उस पोर का साइज इतना होगा
स्पोर का साइज इतना है कि इससे न्यूक्लिक एसिड या डीएनए ट्रांसफ़र हो सकता है। न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए, इससे क्या हो सकता है बेटा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है ना, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा किसके अंदर, सेल के अंदर, ट्रांसफर इन सेल। बस सिंपल बात है, समझ गए। यानी इलेक्ट्रिक पल्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन में टेम्परेरी पोर डेवलप करेगा, किसके अंदर, लिपिड बाइलेयर के अंदर, जिससे क्या होगा कि जो इनका पोर का साइज ऐसा होगा कि डीएनए अंदर एंटर कर सकता है। तो अब वो पोर से जो है वो डीएनए ट्रांसफर हो जाएगा किसके अंदर, सेल के अंदर। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक पल्स कहीं ना कहीं कर क्या रहे हैं बेटा, ये सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। परमिएबिलिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना बेटा, कोई डाउट? तो ये एक सिंपल सा पूछ लिया जाता है कई बार। तो इलेक्ट्रोपोरेशन में इलेक्ट्रिक पल्स देते हैं जो सेल मेम्ब्रेन में टेम्परेरी पोर डेवलप करते हैं लिपिड बाइलेयर के अंदर, राइट। और इन पोर का साइज इतना होता है कि डीएनए ट्रांसफर हो सकता है किसके अंदर, सेल के अंदर। इज दैट क्लियर? तो ये बेटा जीन ट्रांसफर हमने सेल के अंदर कर दिया। जैसे ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है, इसको हम 3 मेथड हमारे पास थे। एक कौन सा था, केमिकल मेथड, या हमने फिजिकल मेथड यूज़ किया, या हमने बायोलॉजिकल मेथड यूज़ किया। ठीक है, इन मेथड को यूज़ करते करते, है ना, हमने इस जीन को होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कर दिया है। ये होस्ट सेल के अंदर हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है, राइट। और अब जो ये सेल है, इस सेल को अपन कहेंगे ट्रांसफॉर्म्ड सेल। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रांसफॉर्म्ड सेल क्या है। ठीक है, तो वो सेल जिसमें हमने जीन को ट्रांसफ़र कर दिया है, इस जीन को क्या कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है, उस सेल को कहा जाता है ट्रांसफॉर्म्ड सेल। इज दैट क्लियर? पक्का समझ आ गया? तो सिंपल सा टॉपिक था आज बेटा। थोड़ा सा टेक्निकली वजह से सीधा पेपर पे पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, मैं नोट्स आपको दे दूंगा, शायद आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर भी डाउट हो तो आप डिस्कस कर लेना। थैंक यू।